छिपकली को दीवार पे देखा है? वर्टिकल वॉल पे छिपकली कैसे टिकी रहती है? कौन सा नॉर्मल फोर्स है दीवार और छिपकली के बीच में जो कांटेक्ट बनाए रखता है? कुछ तो है, सोच के देखो कौन सा है। क्या उसका हिंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ लेना देना है? सोचिए। बहरहाल ये इंसेक्ट जो है उसके अपने विंग्स फड़फड़ा सकता है। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। हेलो बच्चों, 1992 IIT जेई इंसेक्ट प्रॉब्लम, रोटेशनल मोशन प्रॉब्लम, जिसके सॉल्यूशन का वीडियो मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें कुछ लोगों को डाउट रह गया। और ये वैसे लोग हैं जो काफ़ी मेहनत से पढ़ते हैं, हर चीज़ों को बारीकी से पकड़ते हैं। उनका एक मुख्य सवाल है कि आप रॉड और इंसेक्ट को सेपरेट करके क्यों नहीं स्टडी कर रहे? तो मैंने किसी बच्चे के सवाल पे कमेंट में लिखा था कि अगर आपको कोरियोलिस फोर्स पता है तो हम क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, पर सोच बहुत डेप्थ वाली है। आज मैं उस प्रॉब्लम को वापस से सॉल्व कर रहा हूं कोरियोलिस फोर्स इन्वॉल्व करके। घबराइए मत, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको कोरियोलिस फोर्स समझाता हूं। सपोज ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। आप इस प्लेटफॉर्म के एक एज पे खड़े हो, किनारे पे खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल को रिलीज कर दिया। अब जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको बॉल का मोशन कैसा दिखाई देगा? लेट अस इग्नोर ग्रेविटी फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रोजेक्टाइल जैसे मोशन को नजरअंदाज करें, सोच लेंगे ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, बेहतर रहेगा, सोचने में आसानी रहेगी। अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसा घूम रहा है, इस पॉइंट पे आदमी की, बॉल की, सबकी वेलोसिटी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और ऐसा कुछ है, ये स्पिनिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसे घूम रहा है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने एक बॉल को छोड़ा, छोड़ते समय आपकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी टेंजेंशियली सब इस तरफ है, मेरी तरफ ऐसे। तो एक दूसरा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो बॉल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा, इग्नोरिंग ग्रेविटी, बॉल ऐसे सीधे लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है उसको क्या बॉल सीधी लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसे ही थोड़ा डेली लाइफ परसेप्शन की बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जर्वर जो यहां पे खड़ा है, ये थोड़ी देर में सर्कल पे घूम करके यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, पर बॉल तो सीधी लाइन पे एक्चुअली में चलता चला जा रहा है। इस ऑब्जर्वर को बॉल का पाथ क्या दिखाई देगा, ऐसे ही थोड़ा इंट्यूशन से समझते हैं। इनिशियली जैसे ही बॉल हाथ से छूटा, हम सभी समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सभी समझते हैं, उसकी वजह से ये बॉल इस ऑब्जर्वर को खुद से दूर रेडियली बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही बॉल को छोड़ा, बॉल इस ऑब्जर्वर को पल भर को रेडियली आउटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। पर आप सभी ये भी समझते हैं कि थोड़े समय के बाद बॉल का पाथ रेडियल तो नहीं दिखाई देगा, बॉल तो सीधा जा रहा है। ऐसे इसको समझ लेते हैं, एक 2 डायमेंशनल डायग्राम यहां पे बना रहा हूं मैं, देखिए इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, इस डायग्राम का टॉप व्यू बना रहा हूं। ये एक्सिस है इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर, यहां से आपने बॉल को रिलीज किया, बॉल तो सीधे चला जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, पर आप जो ऑब्जर्वर हैं वो थोड़ी देर में यहां आ गए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपको बॉल, थोड़े बहुत छोटे समय की बात कर रहा हूं, ये एंगल बहुत छोटा है, आपको बॉल खुद से रेडियली बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, खुद के रिस्पेक्ट में, मतलब आप सेंटर, आप को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग बॉल यहां कहीं दिखाई देगा। पर क्या थोड़े समय बाद भी ये रेडियल ही रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। आप लेट अस से प्लेटफॉर्म कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, तो आपकी जो स्पीड है वो भी ओमेगा आर है और बॉल की स्पीड भी ओमेगा आर है। बॉल स्ट्रेट लाइन पे ओमेगा आर वेलोसिटी से चल रहा है और आप इस कर्व पाथ पे ओमेगा आर स्पीड से चल रहे हो। आप जब कहीं यहां हो तो शायद बॉल एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करे, ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता, ऑब्वियसली नहीं है, वो कहीं यहां पे। थोड़े और समय के बाद जब
लेट अस से आप यहां आ गए तो बॉल कहीं शायद यहां पे है। अब आप बॉल को देख पाओ, आप बॉल को देख पाओ, इसके लिए आपको अपनी सिर घुमानी ही पड़ेगी। सपोज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, मैंने ये बॉल रिलीज किया। इनिशियली बॉल मुझे उधर जाता हुआ दिखाई देगा, पर थोड़े समय के बाद बॉल मुझे नहीं दिखेगा अगर मैं इधर ही देखता रहूं, प्लेटफॉर्म के साथ घूमता जा रहा हूं और सामने की तरफ देख रहा हूं, गर्दन को नहीं घुमाता अगर मैं, तो बॉल मुझे नहीं दिखाई देगा। बॉल को देखने के लिए मुझे ऐसे घूमना ही पड़ेगा, मुझे अपनी गर्दन को टिल्ट करना ही पड़ेगा। इस इंट्यूशन से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ये बॉल ऑब्जर्वर ने, इस आदमी ने छोड़ा, इनिशियली तो वो रेडियल चलता हुआ दिखाई देगा, पर जैसे ही बॉल एक स्पीड अक्वायर करता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैन, बॉल के पास एक वेलोसिटी आती है, तो कहीं ना कहीं आदमी को ऐसा एहसास होता है कि कोई एक दूसरा फोर्स है जो इस बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब इस आदमी को ये बॉल स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ तो नहीं दिखाई देता, साफ महसूस होता है कि ये बॉल जो है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट तो जरूर हो गया है। तो इस आदमी को ये बॉल एक्चुअली, अगर इसका पाथ देखेंगे आदमी के रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, तो इस बॉल का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर्व्ड हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको आउटवर्ड मोशन देने के लिए जिम्मेदार है, पर ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, इस डिफ्लेक्शन को तभी समझ सकते हैं इस आदमी के रेफरेंस फ्रेम में जब हम एक बॉल की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू दिस मैन, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू दिस मैन, छोड़ने के जस्ट थोड़ी देर के बाद बॉल के पास एक आउटवर्ड वेलोसिटी है। इस आदमी के रेस्पेक्ट में बॉल की जो वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स बॉल के ऊपर लगता हुआ यह आदमी देखता है, और यही फोर्स कोरियोलिस फोर्स कहलाता है। यही फोर्स बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। एक शायद दूसरा ऐसा कुछ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप सोच सकते हैं। सपोज एक आदमी यहां पे है और इसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरा आदमी यहां पे है। सोच के देखिएगा, इसके हाथ में एक बॉल है, इसने बॉल को डायरेक्टली इसकी तरफ फेंका, डायरेक्टली, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इस आदमी ने बॉल को इसकी तरफ फेंका। ठीक, अब आप क्या सोचते हो कि क्या ये बॉल ये आदमी कैच कर लेगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर हम ग्राउंड फ्रेम में खड़े हैं और मैंने बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, आदमी मुझे वहां दिख रहा था, मैंने बॉल को उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो जब तक बॉल वहां पहुंचेगा तब तक ये आदमी तो घूम के कहीं यहां आ गया। तो इस आदमी को कैसा दिखाई देगा? जैसे कि बॉल जो उसकी तरफ फेंका गया था वो डिफ्लेक्ट हो गया, इजंट इट? तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जिस स्यूडो फोर्स को अज्यूम करते हैं उसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। इस कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन तो अभी डिराइव नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक्सप्रेशन बता रहा हूं। इस कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड 2mv ओमेगा होता है, जहां पे m उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको रोटेटिंग फ्रेम में बैठा ऑब्जर्वर देख रहा है। जैसे कि इस बॉल को ये आदमी देख रहा है तो ये बॉल का मास है, हम बॉल को स्टडी कर रहे हैं। v इस बॉल की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम। v is velocity of the particle with respect to the observer who is in rotating frame, and omega is of course the angular speed of the observer. कोरियोलिस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड होता है, और कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली में v क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन में होता है, या माइनस ऑफ ओमेगा क्रॉस v की डायरेक्शन में होता है। तो अक्सर इसको आप बुक्स में ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूं, 2m v क्रॉस ओमेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में, जैसे ही बॉल को मेरे हाथ से मैंने छोड़ा, तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल acquires a velocity in this direction. In a very short interval of time, ball will have some velocity with respect to this man in radially outward direction. And omega, the vector omega is upward. Can you see that? Vector omega is upward. So what is the direction of omega cross v? You can work it out. Omega cross v इधर है, I said negative of that. ये ऐसा कुछ बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये बॉल इस रेफरेंस फ्रेम में,
जो इसको डिफ्लेक्ट कर देता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करें तो यहाँ जो आदमी खड़ा है इसने बॉल को छोड़ा तो ये बॉल उसे इनिशियली रेडियली और फिर ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। खुद के रिस्पेक्ट में बॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा। तो ये जो वेलोसिटी है और ये जो ओमेगा है, आप ओमेगा क्रॉस बी करेंगे इधर, उसका नेगेटिव, या वी क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन इधर है, तो कोरियोलिस फोर्स का ये डायरेक्शन हो जाता है। अब अगर हम इतनी बातें समझते हैं तो वापस इस इंसेक्ट और रॉड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये इंसेक्ट कहीं, मुझे एग्जैक्टली भूल भी रहा हूं कि कहां पे गिरा था, और कहीं यहां रॉड पे के ऊपर कहीं आके गिर गया। ठीक है, उसके बाद रॉड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, यहां रॉड इधर भी है भाई, जस्ट एक मिनट, ये जो रॉड है ये सेंटर पे क्लैंप किया हुआ है। ये रॉड एक्चुअली ऐसा था, मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका ड्रॉ कर दिया है, प्लीज समझ लेना, ऐसा कुछ है। तो इंसेक्ट, अब इस क्वेश्चन कहता है कि इंसेक्ट क्रॉल्स ऑन द रॉड एंड द रॉड इज एबल टू मूव विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब ये रॉड कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से तो तभी चलेगा जब रॉड के ऊपर इस पॉइंट के अबाउट, या रादर इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग रॉड के ऊपर कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए। ठीक, ये रॉड का सेंटर है इसलिए रॉड का वेट तो यहीं पे एक्ट कर रहा है, उसका कोई टॉर्क नहीं है। तो रॉड के ऊपर इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क ना हो, यह तभी संभव है जब इंसेक्ट रॉड के ऊपर इस प्लेन में रॉड के परपेंडिकुलर कोई फोर्स ना लगाए। ये जो रॉड है, ये पॉइंट का नाम ओ दे देता हूं, ओ, ये इंसेक्ट अगर रॉड के ऊपर ऐसा कोई नॉर्मल फोर्स लगा दे, देन दिस फोर्स इज गोइंग टू कॉज सम टॉर्क ऑन द रॉड। हाँ, इंसेक्ट रॉड के ऊपर ऐसा फोर्स लगा सकता है along the length of the rod, tangential force, that means friction force अप्लाई कर सकता है, बट रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर तो फोर्स अप्लाई अगर उसने किया तो रॉड के ऊपर इस पॉइंट के अबाउट, रादर इस एक्सिस के अबाउट एक क्लियर कट टॉर्क होगा जो रॉड के एंगुलर एक्सेलरेशन का कारण बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉड में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस तरह का कोई फोर्स इंसेक्ट ने रॉड के ऊपर अप्लाई नहीं किया है। तब मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर इंसेक्ट और रॉड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि इंसेक्ट और रॉड कांटेक्ट में ही नहीं है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में कैसे हुए भला? तो क्या इंसेक्ट रॉड के कांटेक्ट में ही नहीं है? अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तब तो उसका फ्री फॉल हो रहा है, ऐसा मन में सवाल आता है। हाँ, नहीं, इंसेक्ट रॉड के कांटेक्ट में बिल्कुल हो सकता है। आपको समझना यह है कि अगर ऐसी चीज एक रॉड है तो इसके नॉर्मल, इस रॉड के सरफेस के नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, 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 ये सारे डायरेक्शन नॉर्मल है, इजंट इट? तो इंसेक्ट अगर हमारे इस गिरते हुए रॉड के ऊपर इस फिगर के प्लेन में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा है, ऐसा नॉर्मल, ये रॉड है, यहां इंसेक्ट है, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि इंसेक्ट और रॉड के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। हो सकता है इंसेक्ट और रॉड के बीच में ऐसा नॉर्मल फोर्स हो सकता है, ऐसा नॉर्मल फोर्स हो सकता है, बिल्कुल। अगर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंसेक्ट रॉड के ऊपर मान लो ऐसा लगा रहा है, ऐसा, so this normal force is parallel to the rotation axis, isn't it? ऐसा फोर्स जो रोटेशन एक्सिस के पैरेलल हो, वो इस एक्सिस के अबाउट में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। आई होप कि आपको टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में थोड़ी क्लैरिटी है, पढ़ लीजिएगा कहीं से। इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रॉड घूम रहा है, ये ऐसा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ये कॉमन सेंसिकल है। अगर रॉड के ऊपर तुम ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, कॉमन सेंस से सोच के देखो कि अगर ये पॉइंट ओ है, ये रॉड है, इस पे मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो ये तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, दैट मींस फिगर के प्लेन के बाहर घुमाने की कोशिश करेगा, वो अलाउड नहीं है। रॉड में जो पिन लगा है, जो कील लगा है, वो उसको सिर्फ इसी प्लेन में घूमने देता है, ऐसा तो घूमने नहीं देता है। तो इंसेक्ट और रॉड के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है कहना गलत होगा। इंसेक्ट और रॉड के बीच में बिल्कुल कॉन्टैक्ट हो सकता है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ इस फिगर के प्लेन के बाहर हो सकता है।
फिगर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल संभव है। अब बहुत बारीकी से अगर खोदें तो फिर ये लगने लगता है कि यार अगर इंसेक्ट ने मान लो रॉड पे ऐसा फोर्स लगा दिया, 1 मिनट मान लेते हैं इंसेक्ट ने रॉड पे ऐसा फोर्स लगा दिया, तो रॉड ने भी इंसेक्ट पे ऐसा फोर्स लगाया होगा, तो रॉड ने भी इंसेक्ट पे ऐसा फोर्स लगाया होगा, तब फिर इंसेक्ट तो उधर चला जाएगा अंदर, वो रॉड पे टिकेगा कैसे? ये बड़ा अटपटा लगता है, इज़न्ट इट? अगर इंसेक्ट ने रॉड पे ऐसे फोर्स लगाया है, रॉड के पीछे इंसेक्ट है, यहां पे है, वो उसको ऐसे दबा रहा है, तो रॉड उसको इधर धकेल रहा है, तब तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं निकल जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब इंसेक्ट के ऊपर कोई और फोर्स भी है जो उसको चिपका के रखता है इस रॉड से। वो कौन सा फोर्स होता है? वो कौन सा फोर्स हो सकता है? वो कई प्रकार के फोर्स हो सकते हैं, आप सोच के देखिए। छिपकली को दीवार पे देखा है, वर्टिकल वॉल पे छिपकली कैसे टिकी रहती है? कौन सा नॉर्मल फोर्स है दीवार और छिपकली के बीच में जो कांटेक्ट बनाए रखता है? कुछ तो है, सोच के देखो कौन सा है। क्या उसका हिंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ लेना देना है? सोचिए। बहरहाल ये इंसेक्ट जो है उसके अपने विंग्स फड़फड़ा सकता है। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसेक्ट यहाँ पीछे रॉड के पीछे है, वो अपने विंग्स को फड़फड़ा करके एयर को रिपेल कर रहा है, रॉड उसको इधर धकेल रहा है, हवा का प्रोपल्शन उसको उधर धकेल रहा है, रॉकेट जैसा कुछ मैकेनिज्म, ऐसा आप सोचो। हेलीकॉप्टर कैसे टिका रहता है वैसा कुछ सोचो। तो कोई भी कारण हो सकता है, आखिर वो इंसेक्ट है तो वो रॉड से ऐसे पीछे चिपका हो सकता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है रॉड के ऊपर जो फिगर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो अगर वैसा नॉर्मल रिएक्शन है तो कोई रेलिवेंट टॉर्क नहीं है रॉड के ऊपर, रॉड कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलेगा और इंसेक्ट और रॉड में कांटेक्ट बना हुआ रहेगा। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन चाहिए तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन चाहिए तो फ्रिक्शन होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब रॉड के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, इसका मतलब इस प्लेन में रॉड और इंसेक्ट के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन हो सकता है, रिपीट फ्रिक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, तो अब इंसेक्ट को हम रॉड के रेफरेंस फ्रेम में स्टडी करते हैं। रॉड को मैंने अलग से आपको समझा दिया, अगर आपने गौर किया तो रॉड क्यों कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम सकता है ये मैंने आपको समझा दिया, और इंसेक्ट उसके कांटेक्ट में रह सकता है। अब हम इंसेक्ट के मोशन को रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में स्टडी करते हैं। रॉड के रेफरेंस फ्रेम में इंसेक्ट के मोशन को जरा भली भांति से देखिए। इंसेक्ट पे कौन कौन से फोर्स हैं ये दिखा रहा हूं मैं। इसका वेट बिल्कुल है वर्टिकल। एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो मैं बोल रहा हूं ऐसा होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो फोर्स किसी ना किसी प्रकार से बैलेंस हो जा रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह का कोई एक्शन हो या किसी और रॉकेट की तरह का कोई एक्शन हो, क्या पता इंसेक्ट हवा छोड़ रहा हो, व्हाटएवर। तो वो फोर्स बैलेंस किया जा सकता है। मतलब इंसेक्ट पे इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हम देख नहीं रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स 0 ही होगा, तो उसको नहीं दिखा रहा हूं, ये mg हो गया। और इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है, रॉड के साथ रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये इंसेक्ट v स्पीड से इस समय चल रहा है, लेट अस से इसकी स्पीड v है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन दी रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए इंसेक्ट की स्पीड v है। तो नेचुरली वो ऑब्जर्वर इस पे दो स्यूडो फोर्सेस देख रहा है। एक हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक, और एक हो गया आपका कोरियोलिस फोर्स। तो जैसा अभी मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स लिखना सिखाया कि v क्रॉस ओमेगा के डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स होगा इंसेक्ट के ऊपर। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में इंसेक्ट की वेलोसिटी v, और जो रोटेटिंग फ्रेम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब रॉड के साथ जो रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर है। इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ है, तो ओमेगा अंदर की तरफ है, v फिगर के प्लेन में ऐसा है। अगर आप v क्रॉस ओमेगा करो, थोड़ा अकल लगा के करो, v क्रॉस ओमेगा करो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसके ऊपर लगने वाला ये जो सो कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स है, इसको fc लिख रहा हूं, ये रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसा होगा। ऑफ कोर्स v क्रॉस ओमेगा कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन मिलेगा वो v के भी परपेंडिकुलर और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा बोर्ड की प्लेन के अंदर है, तो ओमेगा के परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो बोर्ड में दिखेगा, और v के भी परपेंडिकुलर है, तो v के परपेंडिकुलर इधर या इधर हो सकता है। एक बार राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो दिख जाएगा कि ये कोरियोलिस फोर्स है। तो इस फिगर की प्लेन में
इंसेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं इन दी रोटेटिंग फ्रेम। कोरियोलिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है आप सभी समझ सकते हैं 2mv ओमेगा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि v और ओमेगा दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 डिग्री जो आता है वो 1 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि इस प्लेन में, इस फिगर की प्लेन में दोनों इंसेक्ट और रॉड के बीच में कोई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब mg का ये जो कंपोनेंट है, ये एंगल शायद थीटा दिया हुआ है, आप कंपोनेंट कर लोगे तो इधर आ जाएगा mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस प्लेन में नहीं होगा अगर ये फोर्स एग्जैक्टली इसके बराबर हो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर एक नॉर्मल फोर्स भी होगा, और नॉर्मल फोर्स जैसे ही हुआ तो रॉड एक्सेलरेट करने लगेगा। रॉड एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि 2mv ओमेगा की वैल्यू एग्जैक्टली mg cos थीटा के इक्वल है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना ही आपको समझना है। ये अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। m कैंसिल कर दीजिए, ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए v की वैल्यू हो गई g/2 ओमेगा cos थीटा। आप अगर पिछले सॉल्यूशन को देखेंगे तो हम यहीं पे आए थे, इसके बाद थोड़ी सी 2 स्टेप की मैथमेटिक्स की थी, वही करना है आपको। v को लिखना है हमें dx/dt, जहां ये लेंथ x है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x यही तो है इंसेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉड विद इन द रोटेटिंग फ्रेम। सो इसको आप dx/dt लिख सकते हैं, और बिकॉज टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो dx/dt की जगह, ऐसा मैनिपुलेशन पिछले वीडियो में भी किया था, देख लो, उसको dx/d थीटा इंटू d थीटा/dt लिख देते हैं। अगर ऐसा आपने लिखा तो अब आप d थीटा/dt को वापस से ओमेगा लिख दीजिए, d थीटा/dt को वापस से ओमेगा लिख के इसको इधर कर दीजिए, और जैसा पिछले वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन किया था, प्लीज देख लीजिए, वैसा इंटीग्रेशन आप d थीटा को इधर और dx को इधर रख के इंटीग्रेट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों के हर तरह के डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमेशा के लिए सॉल्व हो गए हैं, और बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, और इससे बेहतरीन शायद ही आपको कहीं सोल्यूशन मिलेगा। तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार, और कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।